नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 11 के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है और यूपी पीसीएस मेंस में हर साल एक क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि हर साल ना आता हो। यहाँ से वैश्वीकरण क्या है, उसके समाज पे क्या प्रभाव है, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है, सांस्कृतिक क्या परिवर्तन हुए हैं आदि आदि। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी क्या परिभाषा वगैरह है ना। 1991 के आर्थिक सुधार क्या थे, इन सब से क्वेश्चन हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है यूपी पीसीएस के मेंस परीक्षा में, चाहे जीएस पेपर 2 के मतलब 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पुस्तक में चैप्टर में बताया गया है कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसकी डेफिनेशन अच्छे से दी हुई है और उसका समीक्षा भी किया हुआ है और समीक्षा भी आता है एग्ज़ाम में। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित हो सकेंगे। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, वो समझेंगे। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे। विभिन्न क्षेत्रकों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे, जैसे कृषि पे क्या प्रभाव पड़े, व्यापार पे, उद्योग पे, सेवाओं पे, इन सब पे क्या प्रभाव पड़े हैं उसको भी अध्ययन करेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन का कथन है, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। तो के आर नारायणन की बातें हम कोट कर सकते हैं। इसके पहले के चैप्टर में भी आर्थिक नियोजन वाले पंचवर्षीय योजना वाले चैप्टर में भी हम एक कोटेशन पढ़े थे कि भारत में योजना का उद्देश्य क्या है। इसके बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा जो पहला चैप्टर था उसमें कोटेशन लिखा हुआ था विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाए तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। ये विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का कथन था। ऐसे ही तीसरे चैप्टर में के आर नारायणन का कथन है, अच्छा है कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। परिचय। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थीं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध होगी। पृष्ठभूमि बता रहा है एक तरीके से। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। 1991 में भारत के विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों
तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते हैं कि पृष्ठभूमि इसकी क्या है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में 125 वर्ड्स में कि 1991 के आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि क्या थी। तो इस वित्तीय संकट का तो हम देखिए यहाँ पे पहले कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों विशेषताएं विद्यमान थी। लेकिन इसमें क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। इससे आर्थिक समृद्धि और विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। तो पृष्ठभूमि की शुरुआत कर रहा है कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन, सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। ठीक है, सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती हैं। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती हैं। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी, इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसको विश्व बैंक कहते हैं आमतौर पे, वर्ल्ड बैंक को ही कह दें IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। तो $7 बिलियन का ऋण हमको मिला।
किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थानों ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। तो तीन बातें, उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध को हटाएगी, सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगी। ये तीन बातें कहा। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। तो उद्देश्य ध्यान रहे, अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है, अस्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। अस्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके तीन उपवर्ग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पहला उसमें से उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता भाई? हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी प्रारंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। क्या क्या सुधार हुआ था उदारीकरण में, कि नियम कानून को ढील दिया गया था और किन किन क्षेत्रों में सुधार हुआ? जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों का किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र 2, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र। तो ये 5-6 बातें हैं। इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम लिख सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था।
सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। फिर अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। तो इन सब में सुधार हुआ होगा, जाहिर सी बात है, उदारीकरण का इन सब में सुधार होगा कि सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले स्थिति ये थी कि कोई भी उद्योग स्थापित करना है, बंद करना है या कितने उत्पादन की मात्रा क्या होगी, इसके लिए जो है लाइसेंस लेना पड़ता था। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। ठीक है, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। ये सब बातें पहले स्थिति थी, लेकिन 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। जैसे क्या? अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, औषधि, भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों से में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है।
करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हों तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। 2016 में भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार को वस्तु एवं सेवा कर लगाने का अधिकार दिया गया। इस कदम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देशों में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर ही विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और विदेशी निवेश सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थीं, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रशुल्क दरों में कटौती, आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, हानिकारक और पर्यावरणीय संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों की आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। एक साथ इसको सीख लें क्या है। वर्तमान समय है 7 बजे। नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां। आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विद्वता के क्षेत्रों में गणमान्य विशिष्ट जन थे। नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर
उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न, महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए हैं। भिन्न पद सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे महारत्न में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम। ये लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशकों में उस समय की गई जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थीं। उनके स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना, ताकि जन सामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाममात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पड़धारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है। ठीक है, छोड़ो उसको। अब आते हैं अगला शब्द निजीकरण पर। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। निजीकरण का एक लाइन में डेफिनेशन लिख दिया, जो इंट्रो में हम लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। देखो डेफिनेशन एक और विनिवेश की, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। तो जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री हैं, उनके द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री की जाती है, इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण किया जाता है, तो उसे कहते हैं विनिवेश। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि तो क्या क्या वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा, इससे आधुनिकीकरण बढ़ेगा और निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकेगा। सरकार को भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। एक शब्द ये सीखने क्या है कि विश्व स्तरीय पद छाप। वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगीं। जैसे ओएनजीसी विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है। ठीक है, ओएनजीसी जो है वो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं हैं।
टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो कई सारे देशों में कार्यरत है। चल, अब इसमें देखेंगे वैश्वीकरण क्या है और सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा भी देखेंगे। उसके बाद चीज़ें ख़त्म हैं। तो वैश्वीकरण का टॉपिक जो है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।